हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती की शादी बेलापुर नाम के छोटे से गांव में हो जाती है। आरती रहती भले ही गांव में थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। आरती को मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसके ससुराल वाले बहुत ही छोटी सोच के थे, जिनकी नजर में औरतें सिर्फ घर का चूल्हा चौका करने के लिए बनी थी। एक दिन आरती अपने पति राजेश के पास जाती है। सुनिए जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, क्या आप सुनेंगे? तुम्हें ऐसी भी क्या बातचीत करनी है भाई, जो तुम बातों को इतना घुमा रही हो? जल्दी बोलो जल्दी, धूप होने वाली है, फिर खेतों में काम भी करना है। जी वो मैम, मुझे ना मोटरसाइकिल चलानी है, आप मुझे एक मोटरसाइकिल ला कर दे दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एक औरत होकर तुम मोटरसाइकिल चलाओगी? हाँ तो आज के जमाने में औरतें हवाई जहाज उड़ा रही हैं, मैं तो सिर्फ मोटरसाइकिल की बात कर रही हूँ। हम बस इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे खेतों में जाना है, देर हो रही है मुझे। राजेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। आरती और राजेश की सारी बातें उसकी सास सावित्री सुन रही थी। राजेश के जाने के बाद वो कमरे में आती है। माँ जी आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या मुझसे? नहीं बहू, मुझे कोई काम नहीं था, मैं तो कमरे के आगे से गुजर रही थी तो मुझे तेरे और राजेश की बहस करने की आवाज सुनाई दी तो मैं रुक गई। मतलब आपने सब सुन लिया माँ जी? हाँ बहू, मैंने सब सुन लिया है और मैं तुझे सिर्फ इतनी सलाह दूंगी कि ये चीज तू अपने दिल दिमाग से निकाल दे, क्योंकि यहाँ तेरे इस बात पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। माँ जी लेकिन ऐसा क्यों? इस चीज में बुराई क्या है? सबका कोई न कोई सपना होता है, मेरा भी सपना है कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊं। बहू, तुम्हारा ये सपना हमारे घर की मर्यादा के खिलाफ है। हमारे घर की औरतों को इजाजत नहीं है कि वो आदमियों की बराबरी करे, और मोटरसाइकिल चलाना सबकी नजर में आदमियों की बराबरी करना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दे। अपने पति की बात सुनकर आरती को सिर्फ दुख हुआ था, लेकिन उसकी सास की बात सुनकर आरती का सारा सपना टूट जाता है। थोड़ी देर बाद सावित्री वहाँ से चली जाती। समय बीतता है, तभी एक दिन आरती घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उसे एक पर्चा मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसके गांव में मोटरसाइकिल प्रैक्टिस का कैंप लगने वाला है। जिसे देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है और झाड़ू फेंककर नाचने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और उसे बिना पल्लू रखे नाचते देखकर उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। बहू, पागल हो गई है क्या तू? घर के खुले आंगन में से बिना सर पर पल्लू लिए नाच रही है। किसी आने जाने वाले ने देख लिया तो क्या सोचेगा? माँ जी मैं नहीं सोचती इतना, गांव के लोगों को दूसरों के घर में झांकने के अलावा काम ही क्या होता है। बहू, तुझे बाहर वालों की नहीं पड़ी, लेकिन हमें पड़ी है। कोई मेरी बहू की बुराई करेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी मैं सब कुछ भी नहीं करूँगी कि लोगों को आपकी बहू पर उंगली उठाने का मौका मिले। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू नाच क्यों रही है, पहले ये तो बता। माँ जी देखिए, हमारे गांव में मोटरसाइकिल सिखाने का कैंप लगने वाला है। इसमें हमें मोटरसाइकिल चलाना सिखाया जाएगा, वो भी एकदम फ्री। अपनी बहू की बात सुनकर सावित्री बहुत खुश होती है और वो ये भूल जाती है कि वो अपनी बहू के सामने खड़ी है और नाचना शुरू कर देती है। अपनी सास को इस तरह नाचते देखकर आरती का मुंह खुल जाता है। माँ जी बस करिए, रुक जाइए। मैं नाचने लगी तो समझ में आता है, लेकिन आप क्यों नाचने लगी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं, सारा काम बिखरा हुआ पड़ा है और तू है कि आराम से यहाँ नाच रही है। जाकर सारा काम कर। जी माँ जी जाती हूँ, लेकिन मुझे पर्चा तो दे दो। जाकर काम कर, बाद में ले लियो मुझसे ये अपना पर्चा। वैसे भी ये पर्चा काम का कुछ नहीं है, क्योंकि इस घर में कोई भी तुझे मोटरसाइकिल सीखने नहीं जाने देगा। सावित्री इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरती रसोई में जाकर बर्तन धोने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद राजेश वहाँ आता है और आरती खाना लेकर उसके पास जाती है। जी आपका खाना खा लीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा किया तुमने खाना ले आई। मैं तुम्हें आवाज देने ही वाला था कि खाना ले आओ। जी मुझे आपसे कुछ कहना है, कहूँ? अच्छा जी, फिर से आपको कुछ कहना है? जब भी तुम कुछ बोलती हो तो तुम्हारी बातों का ना सर होता है ना ही पैर होता है। और मोटरसाइकिल की अगर तुम बात करनी है तो इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि गांव में ये चीज नहीं हो पाएगी। वैसे कहना तो उसी के बारे में था, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे उससे जुड़ी कोई भी बात नहीं सुननी है। अब तुम मुझे शांति से खाना खाने दोगी या मैं जाऊँ? अपने पति की बात सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे से जाकर घर के आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन मैं मोटरसाइकिल सीखने जरूर जाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे झूठ क्यों ना बोलना पड़े। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आरती इतना कहकर अपने बाकी के काम खत्म करने में लग जाती है। अगले दिन से जब वो देखती है कि घर पर कोई नहीं है, तो वो घूंघट लेकर कैंप में पहुंच जाती है और मोटरसाइकिल की प्रैक्टिस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सावित्री भी चोरी चुपके वहां पहुंचकर प्रैक्टिस में लग जाती है। एक दिन प्रैक्टिस करते टाइम सावित्री मोटरसाइकिल लेकर गिर जाती है और आरती भागकर उसे उठाने आती है, जहां वो अपनी सास को देखकर दंग रह जाती है। माँ जी, आप यहाँ मोटरसाइकिल प्रैक्टिस कैंप पे, लेकिन क्यों? अरे पहले उठा मुझे, उसके बाद पूछियो सवाल। हाँ, अब बताइए कि आप यहाँ कर क्या रही हैं? पहले तू बता कि तू किससे पूछकर यहाँ आई? तू भी तो चोरी से यहाँ आई है। अगर ये बात मैं राजेश को बता दूँ तो? माँ जी, आप नहीं बताएंगी क्योंकि आप खुद यहाँ आई हैं। मैं भी बता दूंगी। इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे का राज अपने तक ही रखें। मतलब आपको भी मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, तभी उस दिन आप खुश हो गई थी। हाँ बहुत, तभी तो सीखने आई हूँ। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू एक साथ मोटरसाइकिल की प्रैक्टिस के लिए जाना शुरू कर देती हैं। दिन बीतते हैं और समय के साथ दोनों मोटरसाइकिल चलाना सीख जाती हैं। एक दिन दोनों शाम के समय कैंप से घर लौट रही थी, तो उन्हें अपने जमींदार के घर से किसी के रोने की आवाज आती। वो जल्दी से घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जमींदार की पत्नी अपने बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। क्या हुआ मालकिन आपके बेटे को? मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया है, बहुत चोट आई है। इस समय हमारे घर में कोई भी आदमी नहीं है जो इसे हॉस्पिटल लेकर जा सके। एम्बुलेंस को भी फोन किया था, लेकिन अब तक नहीं आई। सब लोग कहाँ चले गए एक साथ? कोई तो नौकर होगा जो बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचा सके। बहुत खून निकल रहा है इसके सर से। नहीं है सावित्री, कोई नहीं है। खेतों में काम चल रहा है, सब वही हैं। आज मैं अपने आप को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही हूँ कि अगर मुझे मोटरसाइकिल चलाने आती तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल तो पहुँचा पाती। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, आपके बेटे को हॉस्पिटल हम लेकर जाएंगे। आरती इतना कहकर बच्चे को गोद में उठाती है और घर से बाहर लेकर चली जाती है। जिसके बाद आरती मोटरसाइकिल चलाती है और सावित्री बच्चे को पकड़कर बैठती है। दोनों बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और गांव के सभी लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। दोनों समय से बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और उसका इलाज शुरू होता है। थोड़ी देर बाद जमींदार की पत्नी और राजेश हॉस्पिटल आते हैं, जहां उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अगर तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। तुम दोनों ने मोटरसाइकिल चलाना कहाँ से सीखा? हमारे घर में तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। राजेश के पूछने पर आरती उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वो दंग रह जाता है और दोनों की मेहनत को देखकर उनकी बहुत तारीफ करता है। और उनके इस काम से उनका पूरे गांव में नाम होता है और जमींदार के बच्चे की जान बचाने के इनाम में आखिरकार दोनों सास बहू को अपनी पहली मोटरसाइकिल मिल जाती है। आरती अपने पति के साथ शहर में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन रोहित के पास गांव से उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ उससे कहती है, हेलो बेटा। हाँ माँ, प्रणाम। बस बेटा खुश रहो। बेटा रोहित, तुम गांव कब आ रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, बहुत ही संस्कारी लड़की है वो। माँ, मैं बहुत जल्दी ही गाँव आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ शहर ले आऊँगा। लेकिन हाँ माँ, मेरे लिए लड़की ढूंढना बंद कर दो। पर क्यों बेटा? माँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बहू ढूंढ ली है और मैं उससे बहुत जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। वैसे तो मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, पर फिर भी अब मैं अपने रिवाज से शादी करूँगा। बेटा तूने शादी कर ली और तू अपनी माँ को ये अब बता रहा है? अरे माँ भी कल ही की है, मैं अगले 2 दिन बाद आता हूँ, ठीक है? इस तरह रोहित कॉल काट देता है और अपनी आरती से कहता है, आरती, अगले 2 दिन बाद मम्मी आएंगी। हाँ, मैंने अभी सुना आपको माँ से बात करते हुए। आरती, माँ गाँव से आएंगी तो तुम जानती हो ना माँ को कैसे खुश करना है। हाँ रोहित, मैं जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है। अब तुम ज्यादा सोचो मत। दोनों अब एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और अगले दिन 2 दिन बाद रोहित अपनी माँ को गांव से शहर ले आता है और माही को देखकर आरती अपने मन में कहती है, उफ, अब इस बुढ़िया को भी झेलना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, कौन सा ज्यादा समय के लिए आई है ये। अरे आरती, क्या सोचने लगी? ये मेरी माँ है। ओह सॉरी माँ जी। माँ, ये है आपकी नई बहू। हाय, कितनी सुंदर है मेरी बहू। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। बहू, मेरा बेटा पसंद है ना तुमको?
ऑफ कोर्स माँ जी, अब बिना पसंद के कोई एक दूसरे से शादी कैसे कर सकता है, क्यों, है ना रोहित जी? हाँ, अच्छा आरती, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ और गांव में माँ का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए माँ यहीं तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या? क्या? अरे मेरा मतलब क्या माँ जी सच में यहाँ रहेंगी? मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अच्छी बात है, मम्मी जी यहीं रहेंगी। वैसे आप कब जा रहे हैं रोहित जी? बस अगले 2 दिन बाद हमारी शादी है, उसके अगले हफ्ते में मैं चला जाऊंगा। रोहित अपने कमरे में चला जाता है और अगले 2 दिन बाद रोहित और आरती की शादी पूरे विधि विधान से होती है और अगले ही हफ्ते रोहित आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। उसके जाते ही आरती के घर में कुछ लड़के आते हैं। उन लड़कों को देखकर माही कहती है, बहू ये लड़के कौन है? मम्मी जी ये मेरे दोस्त हैं, मिलिए इनसे। पर बहू तेरे दोस्त तब तो तुझसे मिलने नहीं आए जब रोहित बेटा था। मम्मी जी जैसे आपका बेटा बाहर गया है ना, वैसे ये भी बाहर गए थे। आप भी ना मम्मी जी छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करने लगती हैं। गाइस चलो मेरे रूम में। इतना बोलकर आरती उन लड़कों के साथ अपने रूम में चली जाती है। 2 घंटे हो गए थे लेकिन ना तो कोई लड़के निकले और ना ही आरती। ये देखकर माही खुद से कहती है, जब से रोहित गया है इसके तो पर ही निकल गए हैं। अरे ऐसी कौन सी बात है जो 2 घंटे से लड़कों के साथ अंदर कमरे में करी जा रही है ये? थोड़ी देर में अब आरती और वो लड़के निकलते हैं। आरती के बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर माही कहती है, बहू ऐसा क्या कर रही थी अपने दोस्तों के साथ अंदर कमरे में जो तेरे बाल बिखरे हैं? बस कीजिए, आप बहुत बोल रही हैं। अरे मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। बहू तो भड़क क्यों रही है? मैंने तो पूछा ही है ना। एक्सक्यूज मी, हम लोगों को जाना है। अगर तुम लोगों का लड़ना झगड़ना हो गया हो तो क्या हम यहाँ से जाएं? हाँ चलिए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। आरती अब उन लड़कों के साथ बाहर जाती है और उनसे पैसों की गड्डी ले लेती है। लेकिन उसको पैसे लेता हुआ माही देख लेती है और समझ जाती है। और अब जब आरती घर में आती है तो माही आरती से कहती है, बहू तू जो ये काम कर रही है ना, ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओ शट अप। इतना बोलकर अब आरती अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और आए दिन आरती के पास अलग अलग लड़के आया करते। ये सब देखकर माही को अब बर्दाश्त नहीं होता और एक दिन, बहू तूने हद पार कर दी है। अब यहाँ जो चल रहा है ना, या तो तू उसको बंद कर, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तू देखना तेरा सारा सच एक दिन सामने जरूर आएगा। अच्छा पुलिस को बुलाएंगी? चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, नहीं कर रही अब मैं ऐसा। पर मम्मी जी अब पुलिस को कुछ मत बताना, अगर ऐसा हुआ तो रोहित को सब पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे दूर रहूं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसलिए। इतना बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है। आरती सुधर गई ये सोचकर ना तो माही रोहित को कॉल करती है और ना ही पुलिस को। तो वहीं दूसरी तरफ आरती गुस्से में अपने कमरे में इधर से उधर डोलते हुए खुद से कहती है, बुढ़िया का बहुत ही मुंह चल रहा है, इसका मुंह तो बंद करना ही होगा। लेकिन ऐसा करूँ क्या जिससे इसका मुंह बंद हो? आइडिया, क्यों ना मैं इसका ही सौदा कर दूं? अरे कहीं और क्यों, इसके गांव में ही कर देती हूँ। बुढ़िया वैसे तो किसी काम की नहीं है, पर फिर भी इसका सौदा मैं किसी अमीर घराने में कर दूं और उधर नौकर बनकर रहेगी ये, इधर मेरे पास पैसे भी आते रहेंगे। यही सही होगा। अब क्या था, आरती अपनी सास का सौदा कर देती है और गांव की आई हुई सास का सौदा कर उसको दोबारा गांव भेज देती है। कुछ समय बाद जब रोहित अपने घर वापस आता है तो उसको अपनी माँ कहीं भी नजर नहीं आती और आरती से अब वो अपनी माँ के बारे में पूछता है। आरती माँ कहाँ है? माँ वो तो गांव गई रोहित, पता नहीं क्या हो गया था उन्हें। जब शादी हुई तब तो वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही तुम आउट ऑफ इंडिया गए वैसे ही उनका रंग रवैया पूरी तरह से बदल गया था और आखिर में वो गांव ही चली गई। माँ ऐसे कैसे जा सकती हैं? अब मुझे क्या पता, तुम इतने समय बाद आए हो, थोड़ा तो मेरे बारे में भी सोचो ना। उसकी बात सुनकर अब रोहित उसको अपनी गोद में उठाता है और उसको कमरे में ले जाता है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन, आरती मुझे दोबारा बाहर जाना है, मुझे अर्जेंट कॉल है, मेरा सामान पैक कर दो प्लीज। पर रोहित, जाना पड़ेगा आरती, प्लीज समझो। ओके। इस तरह अब आरती रोहित का सामान पैक करती है और थोड़ी देर बाद रोहित वहाँ से जाता है। चलो रोहित यहाँ से चले गए और अच्छी बात तो ये है कि वो इतने दिन यहाँ रहे और उन्हें मुझ पर शक भी नहीं हुआ।
अब मैं अपने क्लाइंट्स को लेकर यहाँ आऊंगी। आरती खुद से बात करके हंसी रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जिसके बाद जब वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर रोहित अपनी माँ और पुलिस के साथ दरवाजे पर खड़ा है। उसको देखकर आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोहित जी आप? हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर शौक हो गई या माँ को देखकर हो गई या फिर पुलिस को देखकर? रोहित। क्यों आरती, मुझसे एक भी शब्द नहीं निकल रहा है ना? ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी हुआ था जब मुझे पता चला कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करती हो और तुमने ही मेरी माँ का सौदा किया है। जब मैं आया तो यहाँ के लोगों ने मुझे तुम्हारी करतूत के बारे में बताया था। तुम्हारा सच तो मुझे गार्ड ने ही बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा था। और उसके बाद मैंने अपनी माँ के बारे में पता लगाया, तब जाकर मुझे पता चला कि तुमने तो मेरी माँ का सौदा उनके ही गाँव में कर दिया ताकि जब मैं आऊँ तो मुझे शक ना हो। वाह आरती, तुम तो बहुत बड़ी गेमर निकली। मेरे पास शब्द ही नहीं है तुम्हारे लिए। मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, ये जानते हुए भी तुमने मेरी माँ का सौदा कर दिया और वहाँ मेरी माँ के साथ वो लोग नौकरों वाला सलूक कर रहे थे। बहू, मैंने कहा था ना एक दिन तेरा सारा सच सामने जरूर आएगा। रोहित, हम इसके बारे में आराम से बात कर सकते हैं। अब कोई बात नहीं होगी। इंस्पेक्टर, ले जाइए इस नीच औरत को। इस तरह पुलिस आरती को अरेस्ट कर लेती है और अब रोहित अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।